नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पंचायत सिटीजन चार्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग योजना टॉपिक कवर कर रहे थे, लेकिन योजनाओं को अभी हमने होल्ड पे रखा है। 3 योजनाएं हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं और इसके बाद में जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है और जो पंचायती राज व्यवस्था और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि योजना टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग 30 से 40 प्लस पेजेस तैयार कर लिए गए हैं। अगर इन्हीं को मैं वीडियो के रूप में आपके सामने लाऊंगा तो आने वाला हफ्ता इसी पे चला जाएगा। ठीक है। और जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे पार्ट 4 आपका बचा हुआ 5 मार्क्स का, और लास्ट पार्ट 6 आपका बचा हुआ है 10 मार्क्स का। इसको करने में डिले हो जाएगा। अभी क्या करते हैं कि पार्ट 4 और पार्ट 6 को पहले कर लेते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख रहे हो 30 से 40 पेजेस का जो है, जो कि लगभग 20 प्लस नंबर का है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम लोग पार्ट 4 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। योजनाओं को हमने होल्ड पे रखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बताते चलूँ कि 20 प्लस मार्क्स जो आप देख रहे हो योजनाओं से, ये तो है ही है। इसके अलावा जितने भी पार्ट आप देख रहे हो, इन पार्ट से भी लगभग 5 से 6 योजनाएं निकल के आ जाएंगी, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में 25 प्लस प्रश्न ऐसे होंगे जो योजना पे बेस्ड होंगे। आप ये मान के चलिए। और 10 प्लस प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका 1947 का अधिनियम है या कोई और अन्य अधिनियम है, उससे संबंधित होगा। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 35 से 40 प्रश्न आपका अधिनियम और योजनाओं से संबंधित हो सकता है, अगर पेपर मॉडरेट स्तर पर बनता है तो। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है। इसके सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं। आपने इसके पहले जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा, उसका लेवल देखा, मॉडरेट स्तर का पेपर था। ऐसे ही वीपीओ में भी मॉडरेट स्तर के पेपर रहने की संभावना है, और इसके अंतर्गत यही पैटर्न फॉलो होगा कि लगभग 25 प्लस प्रश्न आपका योजना से होगा और 10 प्लस प्रश्न आपका अधिनियम से होगा। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको हम लोग बाद में करेंगे और अच्छे से करेंगे, इसलिए अभी के लिए हम लोग ये 5 नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिर्फ 5 मार्क्स के हैं, तो इनको हमें फटाफट कवर करना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर। देखिए, पंचायत सिटीजन चार्टर, अब ये सिटीजन चार्टर का ही एक पार्ट है। ठीक है। पहले आप पढ़ेंगे सिटीजन चार्टर, और सिटीजन चार्टर में जो संस्थाएं होती हैं, जैसे रेलवे हो गया। ठीक है। इसके बाद में एयरलाइन हो गया। ठीक है। इसके बाद में पंचायत ही समझ लीजिए, पंचायत भी एक तरह से क्या है, एक तरह से संस्था मानी जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब संस्थाएं हैं, और इनके यहाँ जब आप कोई सामान प्रोडक्ट बाई करने जाते हो या इनकी सर्विसेज लेने जाते हो, तो आपको ये एक तरह से अपना जो रूल रेगुलेशन है, जो कि आप देखिए, आप नागरिक हैं और एक तरह से ग्राहक भी हैं। तो आपके लिए इन्होंने एक अलग से रूल रेगुलेशन बनाया होता है कि हाँ, हम ये सर्विस आपको दे रहे हैं, तो आपको इतने रुपए हमको देना है, इतने टाइम में आपको ये सर्विस डिलीवर कर दी जाएगी। इसका जो वैलिडिटी है वो इतने टाइम तक रहेगा। ये क्या है, एक तरह से चार्ट बन के निकल के आया। इसी तरह से आप पंचायत में जब जाते हैं तो पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो इनसे संबंधित नियम कानून बनाया गया है कि आपको इतने पैसे देने होंगे, इतने टाइम में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, और इस अधिकारी के अंतर्गत ये प्रमाण पत्र बन के आपको दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से चार्ट बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राहकों और नागरिकों, देखिए नागरिक ही यहाँ पे ग्राहक हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रेलवे का टिकट लेते हो, तो रेलवे के टिकट के अंतर्गत कुछ गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन आपने पढ़ ली। ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर नागरिक के लिए, पर्टिकुलर ग्राहकों के लिए इनका एक अपना चार्ट होता है। ठीक है। और इस चार्ट में लिखा होता है कि ग्राहकों को कोई सुविधा होना होने पाए। ठीक है। अगर ये टिकट लेते हैं तो पर्टिकुलर, अगर ये यात्रा यात्रा नहीं करते हैं तो इनका टिकट इतने टाइम के अंदर, इनका जो पेमेंट वगैरह है वो रिफंड हो जाए। तो इस तरह से हर एक संस्था अपना अपना एक चार्ट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। एक आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरह से लिखित दस्तावेज होता है। और कोई भी संस्था अगर है तो इसके बारे में वो सूचना आपको, या तो वहाँ जो संस्था है उसका जो दीवार है वहाँ पर आपको इस चार्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन जाकर उस चार्ट को वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। जो भी चीज़ आप, जो भी सेवा ले रहे हो, जो भी सुविधा ले रहे हो, उसके बारे में आपके हित के लिए जो चार्ट बनाया गया है, आपके हित के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है, उसी को हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। ये मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि
इसमें जो लिखित चीजें हैं इसको पढ़ लेते हैं ताकि एक तरह से डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में हम देखेंगे पंचायत सिटीजन चार्टर, क्योंकि आपका जो कोर टॉपिक है वो पंचायत सिटीजन चार्टर है। लेकिन पंचायत सिटीजन चार्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सिटीजन चार्टर देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह एक तरह से स्वैच्छिक या लिखित दस्तावेज है। स्वैच्छिक यहाँ पे क्यों लिखा गया है, यहाँ पे स्वैच्छिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कोई मान्य कानून नहीं है कि ये जो कानून बन गया है यही मान्य होगा। भाई हर एक संस्था का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। मानते हैं पंचायत को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, दूसरे जगह पे जो ग्राम पंचायत है, या अन्यत्र किसी दूसरे राज्य में कोई ग्राम पंचायत है, तो वहाँ का अपना अपना सिटीजन चार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि यह स्वैच्छिक है, अपने अपने अनुसार से पंचायतें इस चार्ट को बना सकती हैं, और लिखित दस्तावेज है, इनको लिखना पड़ता है और लिखित के माध्यम से चीज़ों को वहाँ पे लगाना होता है ताकि ग्राहक या नागरिक या ग्राम सभा के सदस्य जाके उसको देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो सेवा प्रदाता यानी कि कोई भी संस्था अगर है कि नागरिकों या ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को संदर्भित करता है। ठीक है, यह सेवा प्रदाता और नागरिक या उपयोगकर्ताओं के बीच में विश्वास को बरकरार रखता है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ, जब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेंगे इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, ये फला फला हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और इतने दिन में ये सर्विस आपको दे दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे नागरिक और जो सेवा प्रदाता है उसके बीच में क्या होगा, इससे विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें वह सामग्री शामिल है जिसके लिए नागरिक किसी सेवा प्रदाता से आशा कर सकता है। आपकी जो उम्मीदें हैं, जैसे आप जाते हो कोई सामान खरीदने या कहीं आप जर्नी करने जाते हो तो आप उम्मीद करते हो कि हाँ फलाना एयरलाइन पे हमको ये सुविधा मिल जाएगी, हमको खड़े नहीं होना पड़ेगा, हमको वेट नहीं करना होगा। ठीक है, जर्नी करते टाइम हम परेशान नहीं होंगे। तो जो जो आप आशा करते हो वो चीज़ें चार्टर के अंतर्गत लिखी रहती हैं। ठीक है, इसमें वह प्रक्रिया भी शामिल है कि नागरिक किसी भी शिकायत का निवारण कैसे प्राप्त कर सकता है। भाई बस से आप जा रहे हो, बस में 4 लोग मिलके आपको मार रहे हैं, या जो कंडक्टर है या जो टिकट जो चालक है वो आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आपके बस जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे कॉल करके आप उसको बता सकते हो। ठीक है, जो संबंधित मंत्रालय है या संस्था है उसको आप बता सकते हो। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसमें वह प्रक्रिया भी शामिल है जिसमें नागरिक किसी भी शिकायत का निवारण कैसे होगा इसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पहली बार आया कहाँ पे। तो ये जो सुविधा है ये पहली बार जो है ये 1991 में यूनाइटेड किंगडम में जॉन मेजर के कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में व्यक्त किया गया था पहली बार। 1991 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार जॉन मेजर के अंतर्गत ये लाया गया था। इंडिया में पहली बार कोशिश 1997 में की गई थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नागरिक घोषणा पत्र जो है ये कानूनी रूप से लागू या कोई योग्य दस्तावेज नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह की संस्थाएं अपने अपने अनुसार कानून बनाती है, तो ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, हाँ राज्य सरकार के अंतर्गत इसको डील किया जाता है, राज्य सरकार इस पर निगरानी रखती है, सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार इसमें डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, केंद्र सरकार जहां पे जिम्मेदार है डायरेक्ट रूप से उसको हम आगे भी चेक करेंगे, वो मॉडल बना के देती है और उसी मॉडल को सब पंचायती राज व्यवस्था फॉलो करते हैं। ये चीज होता है केंद्र सरकार की, बस इतनी सी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस घोषणा पत्र के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें गुणवत्ता सुधार होता है। इसके बाद में विकल्प मिलता है कि देखिए जहां तक होता है उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प मिलता है। जब आप कोई सामान लेने जाते हो, आपको लेना है कि नहीं लेना है, बनवाना है कि नहीं बनवाना है कोई प्रमाण पत्र, ये आपके विकल्प पे, ये आपके चॉइस पे निर्भर होता है जब आपके सामने सारी चीजें रख दी जाती हैं ओपन करके। ठीक है, इसके बाद में मानक होता है। भाई मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इतने टाइम में आपको ये सुविधा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मूल्य होता है, करदाताओं के धन के लिए होता है, जवाबदेही होती है, जो संस्था है वो जवाबदेह होती है आपकी सुविधा के लिए, पारदर्शिता होती है, जब सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं नियम कानून, तो आप पढ़ के पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सकते हो। जहाँ पे 5 रुपया लग रहा है वहाँ पे आप 15 आपको नहीं देना पड़ेगा, 5 ही देना पड़ेगा। ये होता है पारदर्शिता। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये अधिकारों का एक दस्तावेज है। तो आपकी परीक्षा में एक प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि नागरिक चार्टर अधिनियम, नागरिक चार्टर क्या है या सिटीजन चार्टर क्या है। तो सिटीजन चार्टर दोस्तों एक तरह से आपकी परीक्षा में ऑप्शन दे देगा कि अधिकारों का दस्तावेज है या कोई कोई प्रमाण पत्र लिख देगा। तो आप ये याद रखेंगे कि सिटीजन चार्टर नागरिकों के अधिकारों का एक दस्तावेज है। इतना आप जरूर याद रखना कि यह क्या है, नागरिकों के अधिकारों का
एक दस्तावेज है जिसमें शासन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी, मतलब जो भी प्रक्रिया है और उससे संबंधित जो अधिकारी है, समय सीमा कितने टाइम में आपको मिल जाएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप शिकायत कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस दस्तावेज में मेंशन होती हैं और ये आपको सुविधा देने कोई भी जब आप सुविधा लेते हो, कोई जब आप प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हो या तहसील में जाते हो, तो ये आपको वहाँ पे दिख जाता है। चाहे दीवार पे दिख जाएगा, चाहे आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, चाहे आपको पेज के माध्यम से ये चीज़ दे दिया जाएगा। ये सरकारी कार्यालयों में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसमें वही चीज़ है कि इसमें जवाबदेहिता, इसके बाद में सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तरह से नागरिक चार्टर एंड सिटीजन का एक प्रारूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये पंचायत का चार्टर नहीं है, ये नागरिक सिटीजन चार्टर है, किसी संस्था का भी समझ सकते हैं आप। तो क्रम संख्या हो गया, इसके बाद में सेवाएं कौन सी दे रही है, संस्था सेवाएं कौन सी दे रही है, इसके बाद में सेवा निष्पादन की मानक, मतलब कितने दिन में वो सेवा आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हो कोई, तो 30 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, तो एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा निष्पादन मानक। इसके बाद में उत्तरदायी अधिकारी, अगर आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसको जाके इसका इसका उत्तरदायी कौन अधिकारी होगा। जैसे सचिव होते हैं, ये मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र देते हैं ग्राम सभाओं में, तो इसके उत्तरदायी ये होंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रक्रिया, प्रोसेस क्या क्या होगा, और अपेक्षित दस्तावेज, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे आप कुछ बनवाने जाते हो तो आपको आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है। ठीक है, तो ये सारी ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, दस्तावेज कौन कौन से ज़रूरी हैं, फोटो वगैरह आपको आप देते हो तो कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखित होती हैं। तो एक तरह से मैंने आपको एक तरह से प्रारूप दिखाया हुआ है, और दूसरा प्रारूप भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो अधिकारी हैं इनका टैक्स फ्री नंबर या ईमेल आईडी आपको दिया होगा, इनका नाम लिखा होगा और ये किस पद पर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी होंगी। ठीक है, दूसरा प्रारूप मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा प्रारूप में आप देख सकते हैं कि हमारी सेवाएं या कार्य विवरण, कोई अगर संस्था है तो वहाँ पे लिख के भेजेगी हमारी कार्य सेवा क्या है। इसके बाद में इस क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन का आकलन हम कैसे करते हैं, मतलब हम क्या क्या देखते हैं इस काम में, और कितने दिन के अंदर हम कितने दिन के अंतर्गत ये सुविधा हम आपको दे देंगे। तो ये प्रतिबद्धताएं हैं जो भी संस्था है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये प्रारूप रखा हुआ है। बाकी हम ग्राम पंचायत पे अभी आते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो सिटीजन चार्टर है इसका भारत में कब आगमन हुआ। तो भारत में नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा पहली बार 1997 में लाई गई, मई 1997 में लाई गई, जब विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। मतलब 1957 में विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री लोग हैं इसको अपनाए थे, और उसी 1957 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें नागरिक घोषणा पत्र तैयार करने की बात की गई थी, जिसमें रेलवे, दूरसंचार, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इनमें जो है ये नागरिक सिटीजन नागरिक क्या बोलते हैं, नागरिक चार्टर बनाया गया था। ये जो गवर्नमेंट आप देख रहे हो, गवर्नमेंट संस्थाएं, जैसे रेलवे हो गया, दूरसंचार हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया, इसके बाद में और भी जो संस्थाएं आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, नागरिक सिटीजन चार्टर को लागू किया गया पहली बार 1997 से। ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग याद रखना कि नागरिक घोषणा पत्र के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया जाता है। इसको इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस बोलेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में DARPG लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो संचालन है और कार्य निर्माण है नागरिक घोषणा पत्र का, ये कौन देखता है, ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग देखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, 2011 में अधिकार एक विधेयक लाया गया था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के संबद्ध वितरण और उनके शिकायतों के लिए नागरिकों के अधिकार के लिए एक विधेयक लाया गया था। 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन ये भंग हो गया था। लोकसभा भंग होने की वजह से ये प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाया था। अब हम आते हैं आदर्श पंचायत नागरिक। ओके, हम लोगों ने सिटीजन चार्टर को देख लिया और किसी भी संस्था से संबंधित जो सिटीजन चार्टर होता है उसका प्रारूप देख लिया। अब हम बढ़ते हैं पंचायत नागरिक चार्टर के अंतर्गत। ठीक है, पंचायत नागरिक चार्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए ये आपका कोर टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। और इसके पहले भी जो मैंने आपको बताया कि यह एक लिखित आधिकारिक दस्तावेज होता है सिटीजन चार्टर, ये भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सिटीजन चार्टर प्रत्येक संस्था बनाती है, इसी के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं इन्होंने अपनी अपनी इन्होंने अपना अपना सिटीजन चार्टर बनाया। प्रत्येक ग्राम पंचायत ने अपने अपने अनुसार सिटीजन चार्टर हर एक राज्य में बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या देखा गया कि बहुत सारे जो पंचायतें हैं इनके जो चार्टर रूल है ये काफ़ी ज़्यादा अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एक तरह से मॉडल सिटीजन चार्टर
को लाया। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब ये होता है कि एक तरह से केंद्र सरकार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि भाई ये मॉडल है पंचायतों से संबंधित सिटीजन चार्टर का, ये आप लोग देख लो और इसको अपने यहाँ अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये कोई बाध्यता नहीं है कि अप्लाई करे या ना करे, क्योंकि मॉडल तो वही चीजें होंगी जिसमें नागरिकों को सुविधा दी जाए, इसलिए बहुत सारे राज्यों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने इसको डिनाई कर दिया है, हर जगह पे यही लागू हो गया है, ठीक है, लगभग लगभग यही लागू है। तो एक तरह से मॉडल बनाया गया किसके द्वारा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के द्वारा, मतलब एक तरह से ये केंद्र से होके आया है, ठीक है। और इसके बाद में राज्यों ने इसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए यही हमें पढ़ना है कि आदर्श नागरिक पंचायत सिटीजन चार्टर चार्टर या फिर मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक है इसको फटाफट देख लेते हैं। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने मॉडल पंचायत नागरिक चार्ट जारी किया। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोग से? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। इसके बाद में जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NIRDPR। अब NIRDPR क्या है? NIRDPR केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत तहत गठित गठित एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। कोई बस इतना ही आपको याद ध्यान रखना है। बाकी ये आप याद रखेंगे कि जो मॉडल सिटीजन चार्टर है ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब इस पे क्या है? इससे स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए विकसित किया गया। जो आपका 29 विषय हैं, इसको क्या करना है? इसी की सेवा की डिलीवरी के लिए इसको विकसित किया गया है। और इसका जो मॉडल होगा वो ग्राम पंचायतों को सुझाया गया और सभी पंचायतों के द्वारा लगभग लगभग इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन ये बाध्य नहीं है, कई जगह पे अपने अपने अपना अपना ग्राम पंचायत अपना अपना रूल बनाती है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि पंचायतें इस ढांचे का उपयोग करते हुए और ग्राम सभा की उचित मंजूरी के साथ एक नागरिक चार्टर तैयार करेंगी, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों एवं सेवा की शर्तों एवं समय सीमा का विवरण दिया होगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? इससे एक और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी और वही दूसरी ओर पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें कि जो मॉडल तैयार किया गया है पंचायत नागरिक चार्टर का, इसका उद्देश्य क्या है? तो चार्टर लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करेगा, उनकी शिकायतों का समाधान करेगा, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा, ठीक है। इसके बाद में इसको हमने देख ही लिया कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता होगी। इसके बाद में चार्टर नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें रह गई थी जो पंचायती राज फॉलो कर रहे थे अपने चार्टर अधिनियम में, तो ये जो मॉडल है उसमें सुधार करेगा। चार्टर पंचायतों के कामकाज में अधिक व्यावसायिकता लाएगा और सेवाओं की डिलीवरी की निगरानी और मूल्यांकन के मानकों के रूप में लागू करेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप ये चीज़ याद रखेंगे, इस जो 7 विषय हैं इसको आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इसका जो PDF है ये लगभग 10-15 पेज का है, 20 पेज का है। इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा अगर आप लोग कहते हैं। हर एक टॉपिक को वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ विषय को लिखा हुआ है, अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन विषयों को ध्यान से देख लीजिए। पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास है, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व है, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम है, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण है, पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था है। तो ये आप 7 विषय याद रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कौन सा विषय है कौन सा विषय नहीं है, तो वहां से आप इसको याद करके अपना मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया है इसको फटाफट देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रक्रिया है बहुत जटिल नहीं है। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया की बात है, जो मॉडल है वो क्या है? वो एक तरह से यूनिवर्सल चार्टर पंचायतों को दिया गया कि अपना अपना इसमें से जो जरूरी लगे। जैसे वहाँ पे क्या है, टोटल 39 विषय शायद दिया गया है, 29 नहीं, जो कोरोना वगैरह आया था उसमें कुछ विषय को बढ़ा दिया गया है, टोटल 39 विषय, ठीक है। अब ये दे दिया गया मॉडल बना के। अब यहाँ पे क्या है, जो पंचायतें हैं वो अपने अपने हिसाब से नागरिक चार्टर तैयार करेंगी उस मॉडल को फॉलो करते हुए, ठीक है। चार्टर में पंचायत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा उसके लिए आवश्यक शर्तों और सीमा पर विचार करेगी। चार्टर तैयार करते समय संबंधित पंचायत सचिव तथा अन्य अधिकारियों की राय ली जाएगी और पंचायत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। पंचायत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, बेसिक सी प्रक्रिया है, बेसिक सी बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं यूपी मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायती राज।
अब उत्तर प्रदेश में ये जो मॉडल तैयार किया गया है ये किस तरह का है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग सभी जिलों को यह आदेश देता है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। पंचायत ने इसके लिए मॉडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है जिसमें अनेक सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या हुआ, पंचायती राज विभाग ने क्या किया, सभी जिलों को यह आदेश दिया कि आप अपने यहाँ अपने पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू करवाएं। ठीक है, अब विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है जिसमें ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मॉडल है पंचायत नागरिक चार्टर का। तो ये ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुलग्नक लिखा होगा, पंचायत का नाम लिखा होगा कि किस ग्राम पंचायत का है ये, ब्लॉक लिखा होगा, जिला लिखा होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों का ब्यौरा लिखा होगा, पंचायत स्टाफ का ब्यौरा और समितियों का ब्यौरा। ठीक है, कौन सी समिति के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है इसका ब्यौरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मॉडल है एक तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज सिटीजन चार्टर का। ठीक है, अब इसमें वही जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखी, यहाँ पे क्या है, सेवा का नाम होगा, क्या सेवा आप लेना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। इसके बाद में जमा करने वाले दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज आपने लगाए हैं, सेवा का शुल्क और समय सीमा, कितना शुल्क आपने दिया और इसकी समय सीमा क्या है, कितने सीमा के अंदर आपको वो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। किससे संपर्क करना होगा आपको, प्रधान से करना होगा, सचिव से करना होगा, पंचायत सहायक से करना होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है उसका नाम यहाँ पे रहेगा, और संबंधित अफसर, इसके ऊपर का जो अफसर है, तहसील में जो बैठता है या कहीं बैठता है, उससे संबंधित जो अफसर है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की सुविधाएं लागू होंगी। किस तरह की सुविधाएं ये हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो कई तरह की सुविधाएं हैं, सुविधाओं की कमी नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर में। जन्म प्रमाण पत्र है, अब इसमें क्या है, आवेदन आईडी जो है, ये आवेदन आईडी देना होगा, 5 रुपया देना होगा और अधिकतम 1 माह के अंदर आपको ये प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा, ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान जिम्मेदार होंगे, सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ तक ये जाता है। ठीक है, मतलब ये इसके रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होंगे। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र की बात की। ऐसे ही जो है मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, सेम वही चीज़, 5 रुपये में बनेगा, अधिकतम 1 माह, और ये यहाँ तक के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। परिवार रजिस्टर की नकल व पंचायत के अन्य अभिलेख का लेना देना, इसमें भी आपको, तो यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख दी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे परिवार रजिस्टर की नकल जो है ये 5 रुपये में, पहले 5 पृष्ठ तक 5 रुपये, और एक प्रति पृष्ठ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आईडी पंचायत परिवार के सदस्यों का विवरण, पहले 5 पृष्ठ तक 5 रुपये व 1 प्रति पृष्ठ, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है कि मिसप्रिंट होगा टाइप में। 3 दिन में ये आपको दे दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव और डीपीआर उसके जिम्मेदार होंगे। ऐसे ही ग्राम सभा बुलाने के लिए आवेदन आईडी आपको लगाना होगा, निःशुल्क है, इसमें कोई रुपया नहीं देना है। 3 दिन के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी और इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान, सहायक, डीपीआरओ। ठीक है, तो ये चीज़ आप मनरेगा में जॉब लगाना है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता, भाई पैसा आना होगा ना ऊपर से गवर्नमेंट से, तो बैंक खाता निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगाना है चार्ज में। 3 दिन के अंदर आपका ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 दिन के अंदर तैयार नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बनवाते हो तो आपको 2-4 बार दौड़ना पड़ता है। जो 5 रुपया 10 रुपया लिखा हुआ है इससे कहीं ज़्यादा रुपया आपको देना होता है। ठीक है, 5 रुपये का काम 500 रुपया लेते हैं, आप इतना मान के चलिए। ये चीज़ें होती हैं, सच्चाई ग्राउंड पे कुछ और दिखती है और कागजों में कुछ और होती है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप करवा सकते हैं। गांव की गलियों की मरम्मत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत के लिए 7 दिन में। पाइपलाइन द्वारा नियमित जलापूर्ति मांग सकते हैं 15 दिन में। पशुओं के लिए सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं 15 दिन में। सड़क खड़ंजे व जमा पानी को हटा सकते हैं 7 दिन में। सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत व रखरखाव के लिए 7 दिन। कूड़ेदान की व्यवस्था के लिए 7 दिन। सड़क, नाली, बाजार, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में सफाई के लिए 7 दिन। घरों से निकलने वाले कचरा और कंपोस्ट केंद्र का प्रबंधन 15 दिन। हाँ, इसके बाद में व्यक्तिगत शौचालय, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना ऊपर वाले को। ठीक है, बाकी ये भी आप देख लेना पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद में लगभग ये टॉपिक खत्म है। अभियान के अंतर्गत सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये आप ध्यान रखना। सभी से कहा गया है कि बैठकों की समय सारणी संबंधित विभागाध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी को भेज देंगे, और जो पंचायतें हैं ये अपने चार्टर में संशोधन कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको राज्य सरकार या किसी अन्य से परमिशन लेना है। जो पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो अपने चार्टर में चेंजेस कर सकती है, उनको पूरा अधिकार है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये सेशन खत्म होता है। और डिटेल अगर आपको प्राप्त करना हो इस टॉपिक के बारे में, आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल प्राप्त करना हो, ढंग से पढ़ना हो, तो आप लोग ये वेबसाइट चेक कर लेना कंप्लीट। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लगभग 25-30 पीडीएफ पेज का एक पीडीएफ है, लगभग 30-40 पेज का एक पीडीएफ है। अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको दिख जाएंगी साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।